स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बिल्कुल नया पैटर्न आ चुका है, नया पेपर आ चुका है। इस पेपर को आप तैयार कर लीजिए। हूबहू आपको ऐसे ही पेपर देखने को मिलेगा नागरिक शास्त्र में। 100 नंबर पक्का करना है दोस्तों, तो पूरा अच्छे से देख लीजिए। मैं आपको साथ में याद भी करवा दूंगा, तरीके से जुगाड़ से आपको समझा दूंगा और अच्छे तरीके से आप उसे समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं और पेपर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक लिखा गया है आपका, यहाँ पे बोर्ड का नंबर यानी रोल नंबर यहाँ पे रहेगा। फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे कितने पेज है पेपर में वो लिखा रहेगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे कोड, यहाँ पे आपका विषय कोड है, ये प्रश्न पत्र कोड है जो आपको अपने कॉपी में लिखनी होगी। और ये विषय कोड है आपका 130 नागरिक शास्त्र का। यहाँ पे आपका ईयर है और विषय लिखा गया है। यहाँ पे पूर्णांक आपका 100 है। यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए गए हैं। और फिर इसकी बात नोट करके यहाँ पे नोट कर लीजिए। प्रारंभ के 15 जो मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश में सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ध्यान रखेंगे सभी प्रश्न आप करके आएंगे, एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। और फिर इसके बाद जो है प्रश्न संख्या 11 से लेकर 20 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर जो है आपको 10 शब्दों में या फिर एक वाक्य में आपको देना होगा। फिर इसके बाद प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार के होंगे, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना होगा। फिर ऐसे ही इसके बाद 27 से लेकर आपका 30 तक लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का होगा, जिसका उत्तर आपको 100 से लेकर 125 शब्दों में आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद 2 लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे, 31 और 32 नंबर क्वेश्चन, जिसका उत्तर आपको 250 शब्दों में लिखना होगा। यहाँ पे सभी प्रश्नों के जो निर्धारित अंक हैं उनके सम्मुख अंकित हैं, आपको पता चल जाएगा कौन कितने नंबर का है। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, हम बहुविकल्पीय क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आंसर कमेंट करने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1990, 1991, 1992 या फिर 1993? इसमें सही जवाब का हो जाएगा 1991। दिसंबर 1991 सोवियत संघ और जो है ये समाप्त हो गया था, पूरी तरह से सब विघटन हो गया था। तो ये 1991 डेट ध्यान में रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चीन की क्रांति कब हुई थी? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चीन की क्रांति के बारे में कई बार रिपीट किया है क्वेश्चन। 1947 में, 1949 में, 1951 में या फिर 1954 में? तो यहाँ पे सही जवाब होगा 1949। ये ध्यान रखेंगे, ट्रिक लगा के थोड़ा सा, 1949। तो 1949 1949 में हुआ था। और उस टाइम पे जो है यहाँ पे माओ ये भी आपसे पूछा जा सकता है। माओ तुसे तुंग जो है ये शासनकाल था इनका, और इनके नेतृत्व में जो है 1949 में साम्यवादी सफल जो है ये क्रांति हुई थी, सफल क्रांति हुई थी। तो इस प्रकार से माओ तुसे तुंग के शासनकाल में ये क्रांति की गई थी। ठीक है, आगे यहाँ बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। शिमला समझौता हस्ताक्षर कब हुआ था? 1970 में, 72 में, 77 में या फिर 78 में? शिमला समझौता जो हुआ था ये आपका हुआ था 1972 में। ठीक है, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और ये हुआ था किसके बीच में? तो ये भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में हुआ था। और उस टाइम पे जो है भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उस टाइम पे जो है पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में समझौता हुआ था, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? 1947, 1950, 1955 या फिर 1957 में? तो सही जवाब इसमें हो जाएगा आपका 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई थी। और ये जो है इसमें 1957 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निशस्त्रीकरण से है, पर्यावरण सुरक्षा से है, शरणार्थी समस्या से, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसमें हो जाएगा पर्यावरण सुरक्षा से है। इसमें थोड़ा सा आपको बता दें कि जो ये पॉइंट है ये मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने से जो है ये सम्मेलन किया गया था। क्योटो, जापान में एक शहर है क्योटो, वहाँ पे एक सम्मेलन किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये भी कई बार रिपीट किया है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। गोवा भारतीय संघ का एक स्वतंत्र राज्य कब बना था? 1972 में, 1977 में, 1980 में या फिर 1987 में? तो गोवा जो भारत का राज्य बना था पूर्ण रूप से, ये 1987 में बना था और ये भारत का 25वां राज्य बना था 1987 में। ठीक है, 25वां राज्य बना था। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा सकता है कि 25वां राज्य भारत का कौन बना था? जवाब होगा 1987 में गोवा भारत का जो है राज्य बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जो निर्वाचन प्रक्रिया है उसमें कौन सा अनुच्छेद इसमें सही होगा? 324, 328, 342 या 370? इसमें सही जवाब का 324 हो जाएगा। चुनाव आयोग की स्थापना जो है 324 और जो है इसका संचालन शक्ति करने का जो है आदेश देता है। तो इसमें एक पॉइंट आपका राइट हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? डरबन, नई दिल्ली, बेलग्रेड या फिर क्यूबा में? तो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है वो बेलग्रेड में किया गया था और ये यूगोस्लाविया, इसको ऐसे लिख सकते हैं यूगोस्लाविया, इसकी राजधानी है। ठीक है, यूगोस्लाविया की राजधानी है, ये यूगोस्लाविया की राजधानी है। ठीक है, बेलग्रेड जो है इसकी राजधानी है। यहीं पे प्रथम गुटनिरपेक्ष जो है निरपेक्ष सम्मेलन किया गया था, ये 1961 में किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? भारत में बैंकों को जो राष्ट्रीयकरण है वो राजीव गांधी ने किया था, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने? इसमें सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है राष्ट्रीयकरण, जब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी तो उस टाइम पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी तो उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या फिर चंद्रशेखर? तो उस टाइम पे जब मंडल आयोग आया था उस टाइम पे भारत के प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो इसमें राइट आंसर आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ और उसके उद्देश्य क्या थे? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है ये 1951 में शुरू हुई थी। ठीक है, इसको याद करने के लिए आप ध्यान रखिएगा, कई बार आप जो है 26 जनवरी मनाए होंगे। तो 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 1950 में संविधान लागू हुआ था, उसके जस्ट एक साल बाद 1951 में, ठीक है, इसी से रिलेट करके याद कर लेंगे तो याद रहेगा। 1951 में क्या हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या था? देश के कृषि क्षेत्र का विकास करना, ताकि देश में खाद्यान्न जो है वो आत्मनिर्भर बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास खाद्यान्न सामग्री पहुंच सके। तो इस प्रकार से इसका उद्देश्य हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने की पंचशील के किन्हीं 2 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। पंचशील सिद्धांत है, उसके 2 सिद्धांत आपको बताने हैं। इसमें पहला देखिए, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। मान लीजिए यहाँ पे 2 देश हैं, ठीक है, एक देश ए है, एक देश बी है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो ए वाला देश है वो बी वाले से कह रहा है कि भाई तुम अपना जो है देखो, हम अपना देखें, हम तुम्हारे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तुम हमारे में हस्तक्षेप ना करो। जैसे भारत चीन, भारत पाकिस्तान, तो ये अपना अपना देखिए, दूसरे में आप टांग क्यों लड़ा रहे हो, है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे कहा गया, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का हम सम्मान करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपका जो मन का है वो करिए, हम हस्तक्षेप नहीं करने आएंगे। तो इस प्रकार से 2 सिद्धांत आप लिख देंगे, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि भारत में प्रिवी पर्स की समाप्ति किसने की थी? ये प्रिवी पर्स के बारे में आपको समझना है कि प्रिवी पर्स क्या होती है। तो यहाँ पे देखिए, भारत में प्रिवी पर्स यानी पूर्व राजाओं को मिलने वाले भत्ते, इसे कहते हैं प्रिवी पर्स। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रिवी पर्स क्या है? तो जो राजा थे उन राजाओं को भत्ता मिलता था, ठीक है, उन्हीं को प्रिवी पर्स कहा जाता है। आगे देखिए, समाप्ति में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में संविधान संशोधन करके इसे समाप्त माध्यम से जो है इसको समाप्त कर दिया था। तो ये किसने किया था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था। कब किया था? 1971 में किया था।
और ये जो राजाओं को भत्ता मिलता था इसको खत्म कर दिया। ठीक है, राजा ऊपर से भत्ता मिलेगा, सोचिए, सोचने वाली बात है, गरीब को मिल ही नहीं पा रहा है, अमीर तो भाई ले रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे तुष्टीकरण से आप क्या समझते हैं? ये भाई तुष्टीकरण क्या है, आइए तुष्टि का पुष्टि करते हैं। देखिए, तुष्टीकरण वह नीति है जिसमें किसी देश या समूह की अनुचित मांगों को शांति बनाए रखने के लिए मान लिया जाता है। तो भैया शांति बनाए रखिए, शांति बनाने के लिए जब मान लिया जाता है तो उसे हम तुष्टीकरण कहते हैं। आगे, ऐतिहासिक रूप से युद्ध टालने के लिए आक्रामक शक्तियों का जो है खुश करने की नीति को तुष्टीकरण कहा जाता है। यानी आप लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति से काम हो जाए, लड़ाई झगड़ा क्यों करना है भाई, तो उसी को हम क्या कहते हैं, तुष्टीकरण कहते हैं, सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। आगे इसके बाद यहाँ पे अब रहेगा लघु उत्तरीय जो है यहाँ पे फर्स्ट। अभी तो बात करें हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की अभी, या उसके बाद आएगा लघु उत्तरीय फर्स्ट, फिर सेकंड करना पड़ेगा, फिर इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। काफ़ी लंबा चौड़ा पेपर है भैया, सोच समझ के लिखना है, टाइम से लिखना है, अच्छे तरीके से लिखना है। क्वेश्चन का पैटर्न आप देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में, और फिर इसके बाद इसका उत्तर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम हुआ? कुछ परिणाम हुआ था, कुछ रिजल्ट निकल के आया कि नहीं आया? जब आप बोर्ड परीक्षा दोगे तो बोर्ड परीक्षा देने के बाद जब खत्म हो जाएगा पेपर तो आपका परिणाम आएगा भैया मई में। जब परिणाम आपका आएगा ना तो फिर आप कहोगे क्या परिणाम निकला है। तो परिणाम जानने से पहले अभी मेहनत कर लीजिए, तब परिणाम देखिएगा। आइए इसका परिणाम देख लेते हैं फटाफट। पहले अब यहाँ पे देखिए, लिखेंगे सोवियत संघ के विघटन से, सोवियत संघ का मतलब प्रेजेंट टाइम में आज रूस इससे सबसे बड़ा देश माना जाता है। जो सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश है वो रूस माना जाता है। और विघटन का मतलब अलग होना, ये सोवियत संघ, रूस और जैसे बहुत सारे देश अलग हुए हैं। क्यों अलग हुए हैं, विघटन क्यों हुआ? देखिए, पहला है शीत युद्ध का अंत हो गया। सोवियत संघ के विघटन से शीत युद्ध का अंत हो गया और विश्व में अमेरिका वर्चस्व स्थापित हुआ, अमेरिका का वर्चस्व स्थापित हुआ और एक ध्रुवीय विश्व बन गया। एक ध्रुवीय का मतलब जैसे ये पृथ्वी हम मान लेते हैं भैया, ठीक है, ये मान लेते हैं पृथ्वी है, पृथ्वी का ऊपर जो है ये उत्तरी ध्रुव है और जो नीचे है ये दक्षिणी ध्रुव है। तो पहले क्या होता था, पहले यहाँ पे होता था उत्तर में जो है एक देश माना जाता था जिसे हम रूस कहते थे या सोवियत संघ के नाम से जानते थे, ठीक है, और नीचे यहाँ पे अमेरिका था। तो यहाँ पे क्या था, अमेरिका था। अब हुआ क्या इसमें, जब ये शीत युद्ध खत्म हुआ तो एक धुरी बन गई, बीच में आ गई एक धुरी, उस धुरी का नाम है अमेरिका। उस धुरी का नाम क्या है, अमेरिका, क्योंकि अमेरिका का क्या हो गया, वर्चस्व हो गया, ठीक है, वर्चस्व हो गया। आगे देखिए, हथियारों की होड़ समाप्त हुई और 15 नए स्वतंत्र देश का उदय हुआ। आप सोचिए, सोवियत संघ से 15 नए देश बनाए गए। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जब भारत देश आज़ाद हुआ तो भारत के 3 जो है खंड हुए थे। एक आपका बांग्लादेश के रूप में, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान था, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, एक तरफ जो है पश्चिमी पाकिस्तान, बीच में भारत था। तो अब यहाँ पे 2 खेमे में अलग हुआ था, बाद में फिर 3 ही खेमे हो गए, यानी इधर बांग्लादेश बन गया, इधर पाकिस्तान बन गया, बीच में अब भारत हो गया। तो ऐसे ही सोवियत संघ के यहाँ 15 नए देश बनाए गए। आगे इसमें लिखेंगे, पूर्व सोवियत देशों ने शॉक थेरेपी अपनाकर साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण किया। संक्रमण मतलब कि इनका जो है लगाव बढ़ा, साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ बढ़ा। अब यहाँ पे साम्यवाद का मतलब कि जो लोग समाज का हित के बारे में सोचते थे, समाज के बारे में सोचते कि समाज होना चाहिए, समाज के सरकारी सेक्टर होना चाहिए सिंपल से भाषा में, और पूंजीवाद, धीरे धीरे साम्यवाद के लोग पूंजीवाद की तरफ बढ़ गए। दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पेपर में। क्वेश्चन है, आसियान विजन 2020 की मुख्य बातें क्या थीं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आसान शब्दों में समझाएंगे आपको। आसियान विजन, आसियान क्या है, एक संगठन है, पहला पॉइंट एक संगठन है, ठीक है, ये दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का एक संगठन आसियान। अब इसमें जो है कुछ मुख्य बातें हुई थी संगठन में, उसी बात को बताना है कि कौन कौन सी मुख्य बातें हुई थी। अब आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई पति पत्नी है, ठीक है, मान लेते हैं कोई पति पत्नी है। अब इन दोनों के बीच में कुछ बातें हुई हैं, ठीक है, कुछ बातें हुई हैं। अब इन बातों को हमें जानना कि क्या बात हुई थी भाई 2020 में इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो आइए जानते हैं क्या क्या बतियाए थे ये सब। देखिए, आसियान विजन 2020 से 2020 का जो मुख्य लक्ष्य था वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को बढ़ावा देना। बहुमुखी भूमिका का मतलब ये है
कि आसियान दुनिया की नज़र में एक ऐसा संगठन बने जिसे लोग देखें, समझें और लोग उसकी मदद करें, उस संगठन की मदद करें। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था क्षेत्रीय संघर्षों को बातचीत द्वारा सुलझाया जाए, यानी जो आपस में लोग आपस में झगड़ते थे, लड़ते थे, उसको बातचीत करके सुलझाया जाए, बाद में लड़े ना। यानी जो संगठन है, यानी जो पति पत्नी है, वो बातचीत करके सुलझाया जाए, क्यों बाद में बीच में लड़ते रहते हैं। लड़ाई में क्या रखा है? लड़ाई नहीं करना चाहिए, प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। तो संगठन को आप पति पत्नी मान लीजिए, उनकी बातों को हम लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, तो भाई लड़ाई झगड़ा हो चुका है और पति पत्नी में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, तो ये जो है बातों को सुलझाना है, भविष्य में लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, इसीलिए बढ़िया से बैठ के बातें कर लो भैया। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। आगे देखिए, आर्थिक सहयोग को मजबूत करना। आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का मतलब ये है कि अगर पत्नी कह रही है कि हमें साड़ी चाहिए, हमें साड़ी चाहिए, तो भैया लाके पति देव को साड़ी दे देना चाहिए, यानी आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहिए। भाई पत्नी है तो सहायता प्रदान करना चाहिए। इस संगठन में जो भी देश हैं, उन संगठन का एक हक बनता है कि सभी देश मिलकर एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि संगठन में कौन है? वही सब तो हैं जिनको वो मदद करना चाहते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे आर्थिक सहयोग भी देना है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो चुका है, आगे देखिए, एक साझा बाजार विकसित करना है। एक साझा बाजार का मतलब ये है कि जो पति पत्नी हैं वो दोनों एक जगह पे बैठें और बातचीत करें, आपस में बैठकर बातचीत करें कि भैया अब आपके बाद भैया नहीं, आज के बाद जो है, आज के बाद कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगी। ऐसे ही आसियान में जो देश हैं उन सभी लोग एक जगह पे बैठें, मीटिंग करें, बात करें और भविष्य में कोई ऐसी समस्या उन दोनों संगठनों के बीच में ना हो। यही बात इसमें आपको करना है। मैंने एक एग्जाम्पल के जरिए पूरी कहानी को समझाने का प्रयास किया है। अगर आप इसे समझ जाएंगे तो भाई समझ लो कि पूरा छाप दोगे, अगर लांग में आ गया ना, छाप दोगे बढ़िया से पूरा। देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में शांति और स्थिरता बनी रहेगी। जब बातचीत हो जाएगी बढ़िया से, फिर शांति बनी रहेगी। ठीक है, इस नंबर दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे, सुरक्षा परिषद की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन सुझाइए। सुझाइए मतलब बताइए। बोर्ड भी ऐसे ऐसे सेंटेंस पूछ लेता है, पूछिए मत। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अस्थायी सदस्यता का विस्तार करना। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे, उभरती आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां जैसे भारत, जर्मनी, जापान को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए ताकि यह अधिक प्रतिनिधित्व बन सके। तो भैया सदस्य जो है, जो सुरक्षा परिषद है, अभी हम लोगों ने बात किया सुरक्षा परिषद में जो है, इसमें कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं। अब 15 सदस्य में देखा जाए तो इसमें 5 जो है अस्थाई हैं और 10 क्या हैं? 10 इसमें जो है आपके 10 तो भैया अस्थाई हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अस्थाई किया जाए। ठीक है, अस्थाई सदस्य बनाया जाए, पहला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा, वीटो शक्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। ये वीटो क्या है भैया? आइए देखते हैं। वीटो क्या है? एक पावर है, एक पावर है, एक ऊर्जा है, एक पावर है। एक पावर का मतलब एक ऐसी कानून नियम है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति है, अब मान लीजिए इसको जो है छूट दे दिया जाए कि भैया जो तुम्हारा मन कहे वो तुम करो, ये तुम्हें आज़ादी दी जाती है सरकार की तरफ से। तो ये आदमी क्या होगा? ये सातवें आसमान में उड़ेगा कि भैया सरकार ने मुझे आज़ाद कर दिया, ना तो कभी पुलिस केस होगा, न तो कहीं कुछ होगा। तो ये सातवें आसमान में उड़ेगा और जो मन कहे करेगा, लूटपाट जो करना हो करेगा। तो इसे क्या दे दिया गया? पावर दे दिया। इसी पावर को वीटो पावर के नाम से जाना जाता है। तो जो अस्थायी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य को वीटो शक्ति सीमित यानी समाप्त किया जाना चाहिए। जो अस्थायी सदस्य उन्हीं को पावर दिया गया है, बाकी जो अस्थायी हैं उनको पावर नहीं दिया गया है। सबको पावर बराबर मिलना चाहिए ताकि महत्वपूर्ण निर्णय किसी एक देश के विरुद्ध जो कारण ना रुक सके। तो यहाँ पे इसके बारे में दोस्तों आप लिख सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति में वर्ष 1952 से 1966 के युग को एक दल का प्रभुत्व दौर कहकर पुकारा जाता है। क्या आप सहमत हैं? इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है, दिमाग चकरा दिया है। फिर से एक बार पढ़िए। भारतीय राजनीति में वर्ष 1952 से 66 यानी जो भारत की राजनीति है वो 52 से लेकर 66 के युग में एक दल का प्रभुत्व दौर कहकर पुकारा जाता है। मतलब ये है कि 1952 से लेकर 1966 तक एक ही दल पार्टी सरकार में थी, एक ही दल का प्रभुत्व था, एक ही दल सत्ता में थी, वही जो है काम करती थी। तो क्या इस बात से आप सहमत हैं?
आइए जानते हैं सहमत हैं कैसे नहीं सहमत हैं। हाँ भैया सहमत है, मैं इस कथन से सहमत हूँ, लिखेंगे आप ऐसे, मैं इस कथन से सहमत हूँ। 1952, 1957, 1962 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को केंद्र और अधिकांश राज्यों में भारी बहुमत मिला था, ये बात सत्य है, मैं सहमत हूँ। ठीक है, आगे, विपक्ष दल अत्यंत कमजोर और बिखरे हुए थे, जिसके कारण पंडित नेहरू के नेतृत्व में देश की राजनीति पूरी तरह कांग्रेस के इर्द गिर्द घूमती रही या केंद्रित रही। तो भैया ये बात सत्य है और हम सहमत हैं, इसके बारे में पूरा छाप देंगे। ठीक है, आज ये 25 नंबर क्वेश्चन पर कह रहा कि भारतीय राजनीति दल बदल का क्या प्रभाव है। ये दल बदल क्या होता है? दल बदल का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी ए है, कोई एक पार्टी बी है और कोई एक पार्टी सी है, सी मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है सी है। अब यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम मान लेते हैं टिल्लू है। ठीक है, मान लेते हैं इनका नाम टिल्लू है। अब ये टिल्लू क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए एक का सरकार आ गया, एक का सरकार बन गया, तो ये टिल्लू जो है इस सरकार में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, 5 साल सरकार में रहें, फिर मान लीजिए इस सरकार का नहीं बल्कि सी वाले सरकार का अगली बार आ गया, तो ये टिल्लू क्या करते हैं, सी वाले सरकार में शामिल हो जाते हैं। मान लीजिए 5 साल इनका सरकार रहा, 5 साल बाद जब बी वाले का सरकार मान लीजिए आ जाता है, तो टिल्लू क्या करते हैं, ये टिल्लू भाग के बी वाले में चले जाते हैं। इस तरह से क्या कर रहा है, दल बदल रहा है भैया। तो इस तरह से टिल्लू जो दल बदल रहा है, इसी को भारतीय राजनीति में दल बदलना कहा जाता है। तो आइए इसको समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम समझ गए होंगे टिल्लू के बारे में। देखिए, दल बदल ने भारतीय राजनीति में अस्थिरता पैदा की है, जिससे कई बार चुनी हुई सरकार गिर गई है। इससे राजनीति नैतिकता को कमजोर किया है और अवसरवाद को बढ़ावा दिया है। अवसरवाद का मतलब भैया अवसर मिलना चाहिए, है ना। इसी कारण 1985 में 52 संविधान संशोधन करके दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया करना पड़ा, ताकि लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहे, कोई इधर से उधर भाग ना पाए। इसीलिए अपने एक ही पार्टी में रहो, एक ही पार्टी में काम करो, बढ़िया सी ईमानदारी से। दल बदलने की क्या जरूरत है ना, सिंपल सी बात है। आगे है यहाँ पे, क्षेत्रीय असंतुलन कैसे दूर किया जा सकता है। तो जो क्षेत्रीय असंतुलन है इसे कैसे दूर करेंगे, तो भैया कैसे दूर करेंगे, आइए जानते हैं कैसे दूर करेंगे। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए पिछड़े राज्यों में भारी निवेश, यानी निवेश का मतलब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, यानी खर्चा करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तभी तो वहाँ का विकास होगा। ठीक है, आगे है, औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी उस क्षेत्र में जहाँ पे विकास नहीं हो रहे हैं वहाँ पे ऐसा विकास किया जाए ताकि जो लोगों को विकास वहाँ पे हो सके। ठीक है, केंद्र सरकार के विशेष आर्थिक पैकेज और बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा अधिक वित्तीय सहायता देनी चाहिए। स्थानीय संसाधनों का उचित उपयोग होना चाहिए। कौशल विकास भी पिछड़े क्षेत्रों को भी मुख्य धारा में लाया जा सके, ताकि जो है वो धीरे धीरे विकास कर सके। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्षेत्रीय असंतुलन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है लघु उत्तरीय सेकंड। लघु उत्तरीय सेकंड में इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जैसे भारत और चीन के बीच संबंध के तनाव के कारण को जो है आपको बताना है। ऐसे द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया और अफ्रीका में 9 स्वतंत्र देशों के समक्ष आई कई चुनौतियां थी, उसके बारे में वर्णन करना है और नीति आयोग पर टिप्पणी लिखनी है। भारतीय, यहाँ पे भारतीय रहेगा, ये भारतीय है। ठीक है, भारतीय परमाणु नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आइए इसका उत्तर देखते हैं कैसे आप आसान शब्दों में लिखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच संबंधों में तनाव के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। अब ये मूल्यांकन करते हैं, जब आप अपनी कॉपी लिखते हैं तो कॉपी का मूल्यांकन होता है, यानी कॉपी आपकी जांच की जाती है, तो मूल्यांकन हम लोग जांच करना है। आइए जांच कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग है, भारत और चीन के बीच तनाव के प्रमुख कारण निम्नलिखित, ये आपके हेडिंग बच जाएगा। सबसे पहला तनाव है सीमा विवाद। सीमा विवाद का मतलब ये है कि थोड़ा सा यहाँ पे एक काम और आप कर सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, थोड़ा सा आप मैपिंग कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा मैप बना के, जैसे कि ज़्यादा नहीं, ऐसे ही समथिंग आप बना लेंगे। ऐसे ही मैं स्क्रीन पे बना रहा हूँ, पूरा तो नहीं बन सकता है, ज़्यादा भी बनाना नहीं भी है। ठीक है, थोड़ा सा बनाना है, इस प्रकार से जो है आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, ऐसे जो है इस प्रकार से बना लेना है। अब यहाँ पे देख पाएंगे जो ये यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर चीन है। ठीक है, ये चीन है। तो यहाँ पे देखिए जो ये स्टेट है, ये केंद्र शासित प्रदेश, ये लद्दाख है, ये लद्दाख है। ठीक है, फिर यहाँ पे भारत का यहाँ पे
हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश है। यहाँ पे उत्तराखंड है, यहाँ पे देखिए सिक्किम है, ये सिक्किम है, ठीक है, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। तो इस प्रकार से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश भारत के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश ये चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। तो जो सीमा साझा करते पूरी जो लंबाई वो 3488 किलोमीटर है, 3488 किलोमीटर है। अब इसी को लेकर हमेशा विवाद होता रहता है। तो आइए अभी मैपिंग थोड़ा सा कर देंगे ना, बढ़िया पूरा नंबर मिलेगा भैया, सही बता रहे हैं, ठीक है। मैपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैपिंग से नंबर मिलता है। ये मैपिंग हो गया, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। सीमा विवाद देखिए, दोनों देशों के बीच लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा जो है रेखा है, और इस रेखा का नाम होता है, नाम यहाँ पे LAC लेकर विवाद है। LAC क्या है तो देखिए थोड़ा सा इसको भी बता दे रहे हैं। यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे जम्मू कश्मीर ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये वाला सीन देख रहे हैं, ये वाला इतना जो एरिया है इसे बोलते हैं अक्साई चीन, जो चीन के कब्जे में है। चीन ने 1962 में जो भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था। तो इतना जो हिस्सा है चाइना ने कब्जा कर लिया था, जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। तो इस जो यहाँ पे ये रेखा खींची, इसका नाम है LAC लाइन। LAC लाइन का पूरा नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको बोलते हैं। तो इसको भी लेकर यहाँ पे विवाद है, ठीक है, वही बात यहाँ पे कहा गया है। थोड़ा सा से मैपिंग कर देंगे ना, कसम से बता रहे पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो लेकर विवाद है LAC को लेकर, यही विवाद माना जाता है। विशेषकर लद्दाख में, लद्दाख जो अक्साई चीन है जो मैंने आपको बताया है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी जो मैकमोहन रेखा है ये चीन का अवैध दावा करता है। भारत और चीन के बीच में एक रेखा, इसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। मैकमोहन नाम के एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने एक रेखा खींची थी, वो भारत चीन के बीच में रेखा आ चुकी है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा है मैकमोहन रेखा के नाम से जानी जाती है। अगला पॉइंट देखिए, तिब्बत का मुद्दा का मतलब ये है कि 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जे और 1959 में दलाई लामा को भारत द्वारा शरण दिए जाने पर चीन नाराज रहता था। 1950 या 49 के आसपास जो है यहाँ पे देखा जाए तो चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, और फिर इसके बाद जो है 1959 में वहाँ के जो दलाई लामा थे वो भारत आकर मतलब भाग आए थे, तो भारत ने उनको शरण दिया था, जिससे चीन क्या हुआ था, नाराज हो गया था, ठीक है। इसके बारे में ले सकते हैं आगे। यहाँ पे देखिए, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का मतलब ये है, यह गलियारा भारतीय क्षेत्र POK से गुजरता है, जिसे भारतीय अपनी संप्रभुता को उल्लंघन मानता है। इसको भी थोड़ा सा मैपिंग के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे मैपिंग से, ठीक है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र आप देखेंगे, ये वाला क्षेत्र, ये जो है यहाँ से ऐसे करके ये है आपका भैया POK, ठीक है, इस क्षेत्र को कहते हैं POK। ये है POK, पाक एक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। अब चाइना ने गेम ये खेला है कि यहाँ से लेकर इतना हिस्सा, ठीक है, इतना हिस्सा जो है चाइना को गिफ्ट कर दिया है, और जो है इस प्रकार से अब यहाँ चाइना से जो व्यापार होता है वो ऐसे यहाँ से पाकिस्तान में चला जाता है। तो ये जो गलियारे एक तरह से बनाया है कि हमारा व्यापार हो जाएगा, तो चाइना ने चालाकी खेला है, भारत का हिस्सा जो है चाइना को दे दिया है। तो इस प्रकार से ये भी विवाद माना जाता है, ठीक है। आगे है वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा। इसका मतलब ये है कि मसूद अजहर जैसे आतंकियों पर प्रतिबंध लगाने और भारत के NSG सदस्य में चीन द्वारा अड़ंगा डालने पर तनाव बड़ा कारण माना जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये इसके पॉइंट है, आप इसके बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एशिया तथा अफ्रीका में नए स्वतंत्र राज्य देश बने थे, उनके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई थी उसके बारे में आपको बताना है। तो आइए सबसे पहले लिखते हैं, नए स्वतंत्र देशों के सामने चुनौतियां मुख्य रूप से त्रिआमी थी। त्रिआमी मतलब 3 क्षेत्रों से आई थी या 3 तरीके से आई थी, वो समझना है। तो पहला देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय निर्माण की चुनौती। जब कोई नया देश बनता है तो उसको सबसे बड़ी होती कि हमें देश को एक बनाए रखना है, नहीं राष्ट्र निर्माण बनाए रखना है, ताकि जो है
देश में ही बंटवारा ना हो जाए, ठीक है। जिसमें लिखेंगे औपनिवेशिक शासन ने इन देशों को भौगोलिक भाषाई आधार पर बांट दिया था। विविधतापूर्ण समाज एक सूत्र में पिरोने यानी बांधने से सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे भारत को ही ले लेते हैं। अब यहाँ भारत में देश में अब क्या होता है, देखिए अपने देश में यहाँ पे बहुत सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं। अब यहाँ पे सभी को जो है एक जगह पे बांधना एक एक जो है राष्ट्र के निर्माण में सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ भी भारत में भी एक बड़ी चुनौती है कि सभी राज्यों को एक में बना के रखना, कोई राज्य अलग ना हो जाए, जैसे पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, तो इस प्रकार से और भारत का बंटवारा ना हो। तो इसी प्रकार से ये सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है किसी भी देश को एकता में बांधने की, ठीक है। आगे है गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन। गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन भी कहीं न कहीं बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। लंबे समय तक हुए शोषण के कारण इन देशों की आर्थिक व्यवस्था ध्वस्त हुई थी। कृषि और उद्योगों का विकास कर जनता का पेट भरना अनिवार्य था। तो कहने का मतलब ये है कि गरीबी भी और आर्थिक पिछड़ापन भी कहीं की इसकी सबसे बड़ी चुनौती मानी जाती है। अगला है लोकतंत्र की स्थापना। लोकतंत्र की स्थापना का मतलब ये है कि स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लागू करना, उसे सुरक्षित रखना कठिन था। क्योंकि कई देशों में सैन्य तख्तापलट डर बना रहता था। सैन्य तख्तापलट का मतलब ये होता है कि सरकार को जो है हटा देना और सैनिक जो है सरकार में आ जाए, तो उसे सैन्य तख्तापलट कहा जाता है, ठीक है। अगला है शीत युद्ध की राजनीति। शीत युद्ध की राजनीति का मतलब ये है कि अमेरिका और सोवियत संघ के गुटों से बचकर अपनी स्वतंत्र विदेशी नीति यानी गुटनिरपेक्षता बनाए रखना, ये भी एक बड़ी चुनौती है। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका और सोवियत जो संघ देश हैं, ये सोचते हैं कि हमारी जो विदेशी नीति है उसको अपनाएं, उसको फॉलो करें, जो हम कहें वही करें। तो ये भी एक तरह से चुनौती मानी जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके बारे में ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नीति आयोग पर टिप्पणी लिखिए। अब नीति आयोग क्या है, तो इसके बारे में लिखिए नीति आयोग। यहाँ पे नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका जो आयोग है नीति आयोग, इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। पहले इसका नाम योजना आयोग था, अब इसे नीति आयोग बना दिया गया है। अब इसकी संरचना देखिए, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, पहला पॉइंट। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस संरचना मतलब बनावट, यानी नीति जो आयोग है उसमें शामिल कौन है, तो ये सब शामिल इसमें है, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएगा। अगला उद्देश्य देखिए, उद्देश्य में इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सहकारी संघवाद है, ठीक है। सहकारी संघवाद का मतलब ये है इसको बढ़ावा देना, यानी सरकार सब कुछ रहेगी, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करेंगे। जहां केंद्र और राज्य सरकार मिलकर क्या करेंगे, योजनाएं बनेंगी और काम करेंगे, ठीक है। अब इसके काम क्या है, नीति आयोग का काम क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे काम। ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है और नीतिगत मुद्दों पर रणनीति और तकनीकी सलाह देता है। थिंक टैंक का मतलब होता है जैसे कि एक पानी वाला टैंक होता है ना, पानी वाला टैंक होता है एक, इस टैंक में मान लो पानी भरा है, ठीक है। पानी भरा है तो पानी किसमें भरा है, टैंक में। ऐसे ही थिंक मतलब सोचना होता है, सोचना। ऐसा ही एक टैंक है, ठीक है, टैंक बनाया गया है जहाँ पे सोचने वाले व्यक्ति हों, बुद्धि वाले व्यक्ति हो, जिनका दिमाग काम करता हो, बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी लोग हों, जहाँ पे अच्छी अच्छी सलाह दे सके, ऐसे लोग होते हैं, इसलिए थिंक टैंक कहा गया है, ठीक है। यह नीचे से ऊपर दृष्टिकोण पर आधारित होता है जो योजना आयोग के विपरीत काम करता है। तो इसके बारे में दोस्तों इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारतीय परमाणु नीति, जो परमाणु नीति है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो इसके बारे में लिखेंगे भारत की परमाणु नीति मुख्य आधार शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु ऊर्जा है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, यहाँ पे बताना चाह रहा है कि भारत ने जो परमाणु ऊर्जा बनाया है उस परमाणु ऊर्जा से
पहले हमें क्या करेंगे, हम शांति का योगदान देंगे, ठीक है। यानी जो हमारे पास परमाणु ऊर्जा है उसे हम जो है शांति का योगदान देंगे, शांति बनाए रखेंगे। नो फर्स्ट यूज, पहले हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है। भारतीय मानता है हमारे पास परमाणु ऊर्जा है, लेकिन हम नो फर्स्ट यूज, हम उसे यूज नहीं करेंगे। ये भारत की नीति है, भारत का नियम है। हाँ, अगर कोई यूज करता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। वह किसी भी देश से पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन यदि भारत पर परमाणु हमला होता है तो वह जबरदस्ती जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास हथियार है, लेकिन हम हथियार पहले नहीं चलाएंगे। अगर कोई हमारे ऊपर हथियार चलाता है तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। ये आपका इसमें परमाणु ऊर्जा में सिद्धांत लिख सकते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे है न्यूनतम विश्वसनीय निर्माण, इसमें लिखा निवारण लिखेंगे, इसमें न्यूनतम विश्वसनीय निवारण में लिखेंगे भारत अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार का केवल इतना भंडार रखेगा जो दुश्मनों को डराने के लिए पर्याप्त होगा, ठीक। अगला पॉइंट है निशस्त्रीकरण का समर्थन, इसमें लिखेंगे भारत वैश्विक स्तर पर भेदभाव रहित और पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का पक्षधार है। भारत ने सीटीबीटी और एनपीटी हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि इन्हें भेदभावपूर्ण मानता है, ठीक है। इस प्रकार से इस बारे में लिख सकते हैं। और अगर आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जानना चाहते हैं तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें जैसे दिया है 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चीनी अर्थव्यवस्था की उन्नति के लिए उत्तरदायी की व्याख्या कीजिए, अथवा वैश्वीकरण क्या होता है, इसने भारत को कैसे प्रभावित किया है, इसके बारे में लिखना है। और फिर उसके बाद जो है इसमें से दोनों में से कोई एक करना है। फिर 32 नंबर क्वेश्चन रहेगा भारतीय संघ में राज्यों, यहाँ पे राज्य रहेगा, राज्यों को पुनर्गठन की प्रक्रिया और उनके आधारों की व्याख्या कीजिए, अथवा प्रत्येक क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग के बीफ अग्रसर नहीं होता है, उदाहरण के तौर पे इसके जो है बारे में बताइए। तो यहाँ पे इस प्रकार से क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। पिछली बार मैं इसको बता चुका हूँ, तो अगर आप पिछला वीडियो देखना चाहते हैं देख सकते हैं, नहीं तो मैं अगली वीडियो में आपको अच्छे से बता दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि थोड़ा सा मैं इसमें सुधार और कर सकूँ और आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर सकूँ। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।